गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर लिम। आज हम हेक्साजीनियस रेफ्लेक्सोलॉजी की बात करते हैं। अभी तक के समय में गैनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हुए हमने विभिन्न प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रियाएं देखी हैं और हमारा मानना है कि जो बाहरी शरीर पर हो रहा है वह आंतरिक शरीर की वजह से है। अधिकतर रेफ्लेक्सोलॉजी दो आयामी होती हैं, हथेली व तलवों के उपयोग की, लेकिन हमने तीन आयामी रेफ्लेक्सोलॉजी की आवश्यकता है जो बाहरी और आंतरिक शरीर को जोड़ सके। मैंने कुछ साल पहले इस तीन आयामी रेफ्लेक्सोलॉजी विज्ञान की खोज की। इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। मैं इसकी कुछ जानकारी देता हूं ताकि आप इसको समझ सकें। हेक्सा का मतलब 6 या 6 भागों की रेफ्लेक्सोलॉजी, यानी तीन आयामी रेफ्लेक्सोलॉजी के 6 भाग होते हैं। अंडाकार समन्वय प्रणाली की मदद से हम पूरे शरीर की जांच कर सकते हैं, जिससे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग की जांच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आंखें लीवर से संबंध रखती हैं। लीवर में होने वाली परेशानी को हम आंखों से नाप सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर के बाहरी लक्षणों और प्रतिक्रियाओं से आंतरिक शरीर के रोगों की जानकारी कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम शरीर के बाहरी सतह पर एक्यूप्रेशर, मसाज, गैनोडर्मा या किसी जड़ी बूटी का उपयोग कर शरीर के आंतरिक अंगों की परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। हमने कैसे इस हेक्साजीनियस प्रणाली की खोज की? गैनोथेरेपी के शुरुआती दिनों में शारीरिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए हमें एक ऐसी संवेदनशील प्रणाली की आवश्यकता हुई जो सरल हो। जब किसी व्यक्ति को गैनोडर्मा दिया जाता था तो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती थी। तब हमें एक ऐसी जांच प्रणाली की आवश्यकता हुई जिसको हम आसानी से समझ सकें और उसके प्रतिक्रिया क्षेत्र व बिंदुओं को याद रखने की आवश्यकता ना पड़े, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान यानी मॉडर्न एटोनॉमी से संबंध रखती हो। अब मैं आपको यिन और यांग के बारे में जानकारी देता हूँ। अधिकतर व्यक्ति यिन और यांग को नहीं समझते, वो इसको गणित का प्लस माइनस समझते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारा शरीर बाहरी व आंतरिक रूपों से प्रतिक्रिया करता है। मेटाबॉलिज्म की कमी व अधिकता को दर्शाता है। हम यिन को आंतरिक व मिनिमम मेटाबॉलिज्म से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति धीरे धीरे बात करता है, दुखी और उदास रहता है, शारीरिक कमजोरी व धीरे धीरे चलता है, उसको हम यिन कहेंगे। यांग बाहरी प्रतिक्रिया मेटाबॉलिज्म की अधिकता को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति जोर जोर से बोलता है, उत्तेजक रहता है, तेजी से चलता है और छोटी छोटी बातों पर आक्रामक हो जाता है, तो उसको यंग कहेंगे। कैसे हमने हेक्सा जो सिस्टम को परिभाषित किया? इसके लिए हमने शरीर को 3 हिस्सों में विभाजित किया: बाहरी, आंतरिक और माध्यमिक, एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरमीडिएट। और प्रत्येक हिस्से में उसके आंतरिक और बाहरी लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में दुखन, त्वचा के रोग, ये बाहरी लक्षण हैं, और पेट में दर्द, पाचन तंत्र में कमी, ये आंतरिक लक्षण हैं। इसी प्रकार प्रत्येक हिस्से में अधिकतम व न्यूनतम मेटाबॉलिज्म होते हैं। न्यून को यिन और अधिकतम को यांग कहते हैं। इस प्रकार शरीर के 3 हिस्से इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरमीडिएट किए और इनके दो भाग यिन और यांग हो जाते हैं। इस प्रकार सब मिलकर 6 भाग हो जाते हैं। इन सब को मिलाकर ही हम इसे हेक्साजीनियस सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के नामकरण पर आते हैं।
बाहरी को एक्सोजीनियस सिस्टम, माध्यमिक को इंट्रोजीनियस सिस्टम, आंतरिक को एंडोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तीनों प्रणाली यिन यांग से व्यवस्थित हैं। इस प्रकार हमारे पास 6 सिस्टम हो जाते हैं। हम हेक्साजीनियस सिस्टम कहते हैं। एक्सो इन, एक्सो यांग, इंट्रो इन, इंट्रो यांग, एंडो इन, एंडो यांग। सबसे पहले यह 6 सिस्टम थ्योरी चिंग चोंग चिंग ने लगभग 2000 वर्ष पहले दी थी। चिंग चोंग चिंग एक प्रसिद्ध चाइनीज डॉक्टर थे। उन्होंने ही प्रसिद्ध पुस्तक सेंग नोंग हुंग लिखी, जो आज भी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के विद्यार्थियों को विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। चिंग चोंग चुंग एक बौद्धिस्ट थे। वह रोमन काल 150 सीई से 219 सीई तक जीवित रहे। उन्होंने ही शरीर को 6 भागों में विभाजित किया। एक्सटर्नल यांग को मेजर इन, थाई इन, एक्सटर्नल इन को मेजर इन, शो इन, इंटर यांग को माइनर यांग या शो इन, इंटर इन को थाई इन, वीक इन, जू इन, इंटरनल यान ब्राइट यान या थाई यान, इंटरनल यान मास्टर इन या थॉय इन। ये नाम हमारे नामों से नहीं मिलते, जबकि इनका वर्गीकरण और कार्यप्रणाली एक समान है। मैंने इनको मॉडर्न वर्ड में एक्सो, इंट्रो, एंडो कहा। चिंग चोंग चिंग ने एक पुस्तक संग नोंग हुन लिखी। ये हमारे प्राचीन आदरणीय डॉक्टर हैं। इनके लिए हमारा बहुत स्नेह और प्रेम है। इनके समय में लिखना आसान नहीं था। बांस की कलम से पत्तों पर लिखते थे और बांसों में ही रखते थे। ये हमारे आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ वैद्य चिकित्सक थे। तो कई बार जब गैनोथेरेपी और परिभाषाएं तैयार की तो मैं कई बार थक जाता था, उदास हो जाता था। तो मैं इनके बारे में सोचता था, वह कितने अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कितना समय दिया इस पुस्तक को लिखने में और निस्वार्थ भाव से। उन्होंने ये काम पैसे, नाम, प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं किया। उन्होंने किसी के से कुछ छुपाया नहीं, कोई रहस्य नहीं रखा। उन्होंने ये काम अपने बेटा बेटी के लिए भी नहीं किया, बल्कि निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए किया। मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में अंगों को समझने के लिए उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। टीसीएम में अंगों को समझने के लिए उनके 2 भाग हैं। एक है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा है होलो यानी खोखला। उदाहरण के तौर पर लीवर ठोस है और पित्ताशय खोखला। इसी प्रकार किडनी ठोस है और मूत्राशय खोखला। इस प्रकार टीसीएम में ठोस अंगों को चुंग और खोखले अंगों को फूक कहा जाता है। ये 6 भागों और 12 बिंदु मार्ग यानी मेरिडियन में होते हैं। यह टीसीएम का प्राथमिक सिद्धांत है। इसके आधार पर रोगों की जानकारी, उनकी प्रतिक्रिया, जड़ी बूटियों को बनाने की विधि व उपयोग इसी आधार पर किया जाता है। पूरे शरीर का नक्शा तैयार किया जाता है, जो टीसीएम का मूलभूत सिद्धांत है। मेरिडियन के माध्यम से ही एक्यूप्रेशर का प्रयोग किया जाता है, जो आज बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सा विधि है। चिंग चोंग चिंग ने इन 6 भागों और 12 मेरिडियन के माध्यम से रोगों के लक्षण और उनका उपचार किया, जिनका वर्णन अपनी उपचार पुस्तक शैंग नोंग हुंग में किया, जिसकी पूरी एक श्रृंखला है, जिसको मैं आने वाले समय में बताऊंगा। ये प्रणाली इतनी सरल है कि आज टीसीएम में पूरे शरीर को समझने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। शैंग नोंग हुंग सबसे पुरानी पुस्तक चिकित्सा है, जो टीसीएम के विद्यार्थियों को आज भी याद कराई जाती है। इसलिए चिंग चेंग चुंग टीसीएम के जनक हैं।
अब सवाल है कि जब चिंग-चोंग-चिंग 6 सेक्शन थ्योरी इतनी प्रभावी है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? इसके लिए हमारी कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले, यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। एक्यूप्रेशर पॉइंट और मेरिडियन को सही से समझने के लिए कम से कम एक स्टूडेंट को 4 साल पढ़ना और अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ये बिंदु होते हैं और हर बिंदु का अपना महत्व है, जिसके लिए इसके विशेषज्ञता चाहिए और यह मॉडर्न एटोनॉमी से भी मेल नहीं रखती है। इसके लिए हमने 3 आयामी रेफ्लेक्सोलॉजी की आवश्यकता है, जिसके लिए यह उपयुक्त नहीं है और इसकी नामकरण प्रणाली भी कठिन है। क्योंकि पॉइंट सीधी रेखा में नहीं होते, इसलिए इनको याद रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। माइनर इंग माध्यमिक प्रणाली में, इंटरमीडिएट माइनर यन बाहरी प्रणाली में, जबकि हमारी हेक्साजीनियस सिस्टम में मेरिडियन घड़ी के घंटों के अनुसार होते हैं। 6 सेक्शन सिस्टम में बिंदु सेकंडों की संख्या में होते हैं, सैकड़ों की संख्या में होते हैं, जिनको सही से याद रखने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है, जबकि हमारी हेक्साजन सिस्टम में 3 से 4 दिन का समय लगता है, जिसको याद रखने में की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इन प्रणाली में जो मूलभूत सिद्धांत है वह समान है, लेकिन जो परिणाम और नजरिया है वह अलग है। एक समय में जब मैंने एक्यूप्रेशर पढ़ाना शुरू किया तो स्टूडेंट नामकरण में कंफ्यूज हो जाते थे, अधिकतर वो जो चाइनीज नहीं थे। इनमें से अधिकतर नामकरण में थाइयोंग, शोयांग, यांग इन, शो इन, ज्यू इन, थाइयांग, इनमें युवा चाइनीज विद्यार्थी भी कंफ्यूज हो जाते थे। इनको सीखने में काफ़ी समय लगता था, इनको सिखाने में भी काफ़ी समय लगता था और इसका हम मॉडर्न एटोनॉमी से संबंध नहीं कर सकते थे। कुछ टीसीएम के स्कॉलरों ने यह करने की कोशिश भी की, लेकिन आपत्तिजनक परिणाम सामने आए। हम टीसीएम सिस्टम में आधुनिक प्रणाली से कठिन क्यों मानते हैं? टीसीएम में लीवर को ब्लड मेटाबॉलिज्म से संबंध किया जाता है, जबकि स्प्लीन को पाचन तंत्र से संबंध किया जाता है। इनको मृत रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहां डेड ब्लड सेल इकट्ठा होती हैं और बाद में इनका पुनर्निर्माण रिसाइकिल होता है। ये ज़्यादा उपयुक्त है। लीवर को पाचन तंत्र से जोड़ने के लिए जब हम टीसीएम की मॉडर्न एटोनॉमी से संबंध स्थापित करते हैं तो ये त्रुटिपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। अतः हमें एक जीपीएस की आवश्यकता है, ना कि सैकड़ों स्थानों के नाम याद रखने की। यदि कोई तुमसे कहे कि फला शहर को नक्शे में पढ़ो, तो तुम उसको ऊपर नीचे करके ढूंढते रहोगे, और यदि हम जीपीएस को जानते हैं तो तुम एकदम उस स्थान की पहचान कर लोगे। हमें शहर, कस्बों, मोहल्लों के नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने एक ऐसे शारीरिक नक्शा तैयार किया जिससे हम किसी भी अंग की जांच आसानी से कर सकते हैं, इसके पॉइंट और मेरिडियन को याद रखे बगैर। इसलिए 6 सेक्शन थ्योरी और मॉडर्न एटोनॉमी को संबंधित करना बहुत आवश्यक था। चिंग-चोंग-चिंग ने 6 सेक्शन थ्योरी को हमें पूरे के पूरा वैसा ही नहीं रख सकते थे, जबकि टीसीएम में इसकी बुनियादी जरूरत है। हमें तो केवल इसके मॉडर्न एनाटॉमी से संबंध जोड़ना था। दूसरा, हमारा पूरा जोर सिर्फ इस बात पर था कि इस संबंध को हम सैद्धांतिक रूप से सिद्ध कर सकें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये असंभव है, तो मैंने उनसे कहा मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। हमें तो सिर्फ रास्ता खोजना है कि कैसे पुरानी पद्धति को नई पद्धति से संबंधित स्थापित कर सकें। कई सालों की नींद खराब करने के बाद एक दिन मैंने सोचा, यदि हम शरीर को बेलनाकार मान लें तो उसकी जांच करना आसान हो जाएगा। तब मैंने बेलनाकार पर घड़ी के आधार से एक लाइन खींची, जिसमें पीछे 12, सामने 6,
बाईं तरफ 3 और शरीर के दाईं तरफ 9 माना, लेकिन घड़ी की लाइन मेरिडियन के समान नहीं हो रही थी। मैंने इस पर काफ़ी समय लगाया, लेकिन यह काम नहीं कर रही थी। तब मैंने सोचा, यदि मैं शरीर को अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शन में घड़ी के समान रखूं तो मेरिडियन घंटों की लाइन से मिल जाने चाहिए, लेकिन बेसिक थ्योरी के आधार पर मेरिडियन मिनट की लाइन से मिल रहे थे, ना कि घंटों वाली लाइन से। ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। इसने प्रक्रिया को और जटिल बना दिया था। अब हम शरीर को अनुप्रस्थ को देखते हैं। मुझे खेद है, मेरी कंप्यूटर डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है। ये रफ चित्र है आप लोगों को समझाने के लिए। यदि तुम ऊपर बाईं तरफ घड़ी को देखोगे तो ये शरीर के अनुप्रस्थ भाग से नहीं मिलती। ये देखने में समान नहीं है, इसमें बहुत अंतर है, इसमें बहुत परेशानी है। तब मुझे लगा कि क्रॉस सेक्शन भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन तब एक दिन मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं घड़ी को 2 घड़ी मिलाकर आपस में प्रतिच्छेद कर दिया जाए तो कुछ हो सकता है। और जब मैंने इसको किया तो ये शरीर के बहुत समान था। और जब मैंने शरीर के अनुप्रस्थ भाग पर 2 घड़ियों के प्रतिच्छेदित हिस्सों के ऊपर मिलाकर रखा तो वह पूरा का पूरा समान हो गया। तब समझ में आया कि यह 2 घड़ियों की प्रतिच्छेदित क्रॉस सेक्शन के आधार पर ही समझा जा सकता है, ना कि एक घड़ी के आधार पर। यही इसकी महत्वपूर्ण बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। अब यह एक सरल समायोजित चित्र है जिसमें 2 घड़ी इंटरसेक्ट किया गया है। और अब आप इसको बड़े ध्यान से देखें। इसमें आप देखेंगे घड़ियां 11 व 7 पर क्रॉस सेक्शन हो रही हैं। जब आप कई बार बाईं और दाईं तरफ देखेंगे तो ये एक दूसरे से प्रतिबिंब हैं। जैसे बाएं राइट साइड की घड़ी सामान्य ओरिजिनल घड़ी है और बाईं तरफ वाली घड़ी उसका प्रतिबिंब है। जैसे कि बाईं तरफ वाली घड़ी में 3 बाईं तरफ है और दाएं वाली घड़ी में दाईं तरफ है। इस तरीके से 7, 9, 11 अंदर की ओर व 1, 3, 5 बाहर की तरफ है। इसलिए 1, 3, 5 को यंग और 7, 9, 11 को इन लाइन है, जो इस सिद्धांत का मूलभूत आधार है। इस तरीके से घंटों वाली लाइन ही बिंदुपथ यानी मेरिडियन है। जब भविष्य में एक्सोजीनियस सिस्टम और एक्यूप्रेशर को समझेंगे तो पाएंगे कि सभी घंटों वाली लाइन पर अधिकतर पॉइंट हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज है जो मुझे बहुत रोमांचित करती है और तब से ही मैंने इस पद्धति को गैनोथेरेपी व रिलैक्सोलॉजी में सामान्य शुरू किया और मैंने इसका पद्धति को प्राचीन शेंग नोंग हुंग को समझने में भी किया। अब बात करते हैं शरीर की बनावट की, जिसको हमने 4 अंडाकार गोलों से संबंध करके समझाया। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के शरीर पर 4 अंडाकार गोलों को बराबर में रखकर देखेंगे तो हमारा शरीर ऊपर से छोटा, बीच में चौड़ा और नीचे पतला हो जाता है। मसल्स के चित्र में हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। इस ड्राइंग को बनाने में मुझे कई घंटे लग गए जिससे आप आसानी से समझ सकें। अब इसके ऊपर 4 अंडाकार गोलों को रखकर देखा तो यह शरीर पर आसानी से फिट हो जाता है। यह हमारे शरीर का मांसल चित्र है। बाईं तरफ हमारा मेन मसल्स चित्र है और साइड में 4 अंडाकार गोले हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि इन 4 गोलों में से पूरा शरीर कवर हो गया है और इसको लंबवत करने से ये 3 भागों में बट जाता है। पहले हिस्से को टोरेक्स, दूसरे को एब्डोमेन और तीसरे हिस्से को पेल्विक कहते हैं, जो मॉडर्न एनाटॉमी से मिलता है।
इस चित्र में हम शरीर के आंतरिक अंगों को देखते हैं और 4 अंडाकार गोलों की मदद से इन अंगों को 3 हिस्सों में विभाजित होते हुए देख रहे हैं। इसमें प्रत्येक अंग की स्थिति को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें आप देखते हैं कि ऊपर के हिस्सों और दोनों ओर फेफड़े हैं और बीच में हृदय है। इसके नीचे हिस्से यानी एब्डोमेन में लीवर, आमाशय, गुर्दे पीछे की ओर, पैविक के हिस्से में छोटी आंत, बड़ी आंत होते हैं और ये आंतरिक अंगों की स्पष्ट तस्वीर है। इसको आप हमेशा याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है हमारी हेक्साजीनियस सिस्टम के लिए। इस चित्र में हम शरीर के बाहरी भाग व आंतरिक भाग, शरीर के मसल्स और अंगों को एक साथ देख रहे हैं। इस चित्र को आप बार बार कई बार देखें जब तक इससे आप रूबरू ना हो जाएं, जब तक आंतरिक हिस्से और बाहरी हिस्सों के संबंध को ना समझ जाएं। इस स्लाइड व चित्रों को मैं सभी ब्रांचों में भिजवाने की कोशिश करूंगा बिना किसी चार्ज के, जिससे आप इसे देख सकें और समझ सकें। आप इस चित्र के माध्यम से 4 अंडाकार गोलों की मदद से बाहरी शरीर व आंतरिक शरीर को 3 अंगों में बांट सकते हैं। ऊपर वाले हिस्सों को टोरैक्स, बीच वाले को एब्डोमेन और नीचे वाले हिस्सों को पैविक कहते हैं। ये तीनों भाग आपस में जुड़े हुए हैं। तो कई बार एब्डोमेन हिस्से की प्रतिक्रिया टोरैक्स हिस्से में और टोरैक्स हिस्से की प्रतिक्रिया पैविक हिस्से में महसूस की जा सकती है। टोरैक्स भाग एक्सोजीनियस सिस्टम की, एब्डोमेन भाग एंट्रोजीनियस सिस्टम की और पैविक भाग एंडोजीनियस सिस्टम की प्रतिक्रिया देता है। ये समझना बहुत जरूरी है। टोरैक्स सिस्टम में दाएं और बाएं में फेफड़े हैं और बीच में हृदय है। बीच का शरीर एब्डोमेन है जिसमें 7 भाग हैं। इसका उपनाम है आई भी कहते हैं। इस हिस्से में लीवर, आमाशय सामने की ओर, किडनी पीछे की ओर, पेट और दोनों आंतों का कुछ भाग है। पैविक हिस्से में आंत, पेट, छोटी बड़ी आंत का हिस्सा और नीचे की ओर मूत्राशय है। महिलाओं के शरीर में इस हिस्से को गर्भाशय होता है, जो इस चित्र में नहीं दिखाया गया है। अब थोड़ा प्रतिक्रियाओं पर आते हैं। ऊपर और नीचे के अंगों की कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं कभी कभी दूसरे अंगों में आती हैं। जैसे फेफड़ों में अधिक पानी हो जाने पर प्रतिक्रिया आंखों में नमी के रूप में आती है। पेट और दिल की प्रतिक्रिया छोटी आंत में होती है। टीसीएम में भी कहते हैं कि फेफड़ों और आमाशय, छोटी आंत और दिल का भी संबंध है। लीवर का संबंध पाचन तंत्र से है, लेकिन उनके पास इसको समझाने के लिए प्रामाणिकता नहीं थी। इसमें यानी हमारी प्रणाली में आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे आपस में ये एक दूसरे से संबंधित हैं। कई बार ये प्रतिक्रियाएं 180 डिग्री पर भी हो जाती हैं, यानी सीधी रेखों के अंगों में भी हो जाती हैं। इसी प्रकार दाएं अंगों की प्रतिक्रिया बाएं अंगों में भी हो जाती है, जैसे लीवर और पित्ताशय, पेट और पैनक्रियाज, किडनी और मूत्राशय। अब ये भी एक महत्वपूर्ण चित्र है। इसमें आप पूरे शरीर को पूरे चेहरे से संबंध किया जाता है। चेहरे को भी 4 भागों में बांटा जाता है, अंडाकार गोलों से समायोजित किया जाता है, तो यह 3 भागों में बट जाता है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि पूरा के पूरा चेहरा पूरे शरीर का सादृश्य है। चेहरे
ऊपरी भाग में दोनों और फेफड़े बीच वाला भाग दिल का है। जब कभी सिर के बीच में के भाग में परेशानी होती है तो वह दिल की प्रतिक्रिया होती है। जब सिर के बीच वाले हिस्से में थोड़ा मसाज करते हैं तो दिल में आराम पड़ता है। लीवर की प्रतिक्रियाएं आँखों में आती हैं। मुंह में छोटी आंत और बड़ी आंत की प्रतिक्रियाएं आती हैं और कभी कभी दिल की प्रतिक्रियाएं भी मुंह पर आती हैं। जीभ भी दिल की और पेट का कॉरस्पॉन्डेंस है, अर्थात सादृश्य है, और पेट का सादृश्य आँखों का भाग भी होता है। किडनी की प्रतिक्रियाएं भी आँखों के चारों ओर वाले भाग पर आती हैं, जैसे आँखों के चारों ओर सूजन, सूखापन व कालापन। आप हाथों और पैरों को भी दो दो अंडाकार गोलों को संप्रेषित करके पूरे शरीर के अंगों को समझ सकते हैं। दो अंडाकार गोले दाएं हाथ व पैर पर और दो दो बाएं हाथ पर और बाएं पैर पर रखकर पूरे शरीर के अंगों की प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों की प्रतिक्रिया चेहरे, हाथ और पैरों पर आती है। ये उनका छोटा सा परिचय है। आगामी समय में हम इसके एक्यूप्रेशर और मसाज से भी इसको समझेंगे। हेक्साजीनियस रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। हाथ और पैरों के ऊपरी हिस्से फेफड़ों के सादृश्य हैं। इस भाग से आप फेफड़ों की जानकारी ले सकते हैं। दिल के लिए ऊपरी हाथों के अंदर की ओर, पैरों में ऊपरी हिस्से के अंदर की ओर जांघों की तरफ वाले हिस्से में जांच कर सकते हैं। हाथ पैरों के बीच जोड़ों पर लीवर, पेट, किडनी को दर्शाते हैं। लीवर व पित्ताशय जोड़ों में सामने की ओर, किडनी पैरों में घुटने के पीछे नीचे की ओर दर्शाई गई है। पेट का निचला हिस्सा व आंत के लिए हाथ की हथेली पैरों के तलवे पर जांच कर सकते हैं। हथेली व तलवे जेनेटिकल पार्ट को भी दर्शाते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी में हाथ व तलवों का बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी प्रतिक्रियाएं विपरीत क्रम में भी देखी जा सकती हैं। हाथ की हथेली, पैर के तलवे जेनेटिक के लिए साथ साथ सिर का भी सादृश्य है। हाथ की कलाई वाला भाग गर्दन का सादृश्य करस्पॉन्डेंस है, यानी किसी को गर्दन वाले हिस्से में परेशानी हो तो उसको कलाई पर मलने से, मसाज करने से वहाँ पर आराम आता है। लीवर, पेट, गुर्दा बीच वाले भाग पर ही रहते हैं, लेकिन पेट, आंत, गर्भाशय हाथ और पैरों के ऊपरी वाले भाग पर दर्शाते हैं। आने वाले दिनों में रिफ्लेक्सोलॉजी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बार बार इनको देखेंगे, तो हमें इससे समझने का आसानी से मौका मिलता रहेगा। अभी तक हमने पुरुषों के चित्र के आधार पर समझाया, लेकिन महिलाओं को कैसे दर्शाएं। अभी तक हमने शरीर के आगे के अंगों को दर्शाया, जबकि इस चित्र में हमने शरीर के पिछले वाले भागों को दर्शाया है। इसमें हमने नसें और नाड़ीय तंत्र को भी थोड़ा दर्शाया है। हम महिलाओं का चित्र अंगों के प्रदर्शित करने के रूप में नहीं दिखा सकते। ऐसा करने पर मलेशिया में जेल हो सकती है। इसलिए हमने इसको चिकित्सा पद्धति के उपयोग के लिए ही समझाने के लिए लगाया है। इसमें हमने किडनी को दर्शाया है, जिसको बूढ़ा आई भी कहते हैं। इसमें हमने रेक्टम वाले भाग को भी दर्शाया है। इसमें आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम वीडियो के अंत में आते हैं। ये मेरी कई वर्षों की पढ़ाई है हेक्साजीनियस सिस्टम को बनाने में।
आज मैंने इसका थोड़ा परिचय आपसे कराया। जब आप शरीर को देखते हैं उसकी जानकारी करने के लिए तो सीधी लाइन देखेंगे तो घड़ी के अनुसार ये 6 की आती है, लेकिन ये 6 नहीं है, ये 7 वाली लाइन है। 6 पीछे की ओर न होकर आगे 11 की लाइन है। ये 6 वाली लाइन ये है, ये बराबर में, लेकिन ये वाली लाइन 6 वाली है। इसके बगल के नीचे की साइड में 5, 3 और 5 के बीच में 4 वाली लाइन है। ये बहुत आसान है। हाथ और हाथ के बीच का हिस्सा, ये पेट का सादृश्य यानी करस्पेंडेंस है। जब किसी के पेट में परेशानी होती है, हाथ के इस भाग को दबाने पर यहाँ कुछ दर्द होता है, तो ये एक्यूप्रेशर है। इसलिए मैं इस वीडियो को आगे बनाऊंगा जिसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट, मेरिडियन बिंदु के बारे में सिखाऊंगा। तो आज आपने इसके बारे में बहुत कुछ जाना। अगर आप इसको शुरुआत में कुछ नहीं समझे तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखें और कई बार देखें। कई बार देखने पर मुझे विश्वास है कि तुम इसको आसानी से समझ जाओगे। और यह जानकारी मैं सबको, इन स्लाइडों को व चित्रों को ब्रांच ऑफिस के माध्यम से आपके पास पहुंचाने में मदद करूंगा, जिससे आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझकर लोगों को समझा सकें। ओके, आज का दिन अच्छा रहा, आपका दिन शुभ हो। आगे के वीडियो में